साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम पॉलिटी सेक्शन को कवर कर रहे थे और इसी कड़ी में आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं वो है राज्यपाल राज्य संबंधों पर। राज्यपाल के बारे में हम इस क्लास में सब कुछ पढ़ लेंगे। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, पहले तो हमारे इस टॉपिक की एक भूमिका होगी, एक इंट्रो पार्ट होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को लिखना शुरू करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड तो हम कैसे अपने उत्तर को शुरू करेंगे, उसके लिए क्या भूमिका होगी, क्या इंट्रो पार्ट हो सकता है, तो वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। फिर राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कोई निर्वाचन नहीं होता है, ना तो अप्रत्यक्ष तरीके से ना ही प्रत्यक्ष तरीके से। इसको केंद्र के एजेंट के रूप में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो ये कॉन्सेप्ट संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे क्या तर्क हैं, उस तर्क को हम पढ़ेंगे और यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर हम राज्यपाल की शक्तियों और उसकी कार्यों को देखेंगे। राज्यपाल की शक्तियों में राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति और उसकी विवेकाधीन शक्ति। यहाँ से भी पर्टिकुलर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है राज्यपाल की किसी एक शक्ति के बारे में भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। खासकर इसकी विवेकाधीन शक्ति, कार्यकारी और विधायी शक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल राज्य संबंधों में अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे राज्यपाल के पद की क्या भूमिका है। यानी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि वर्तमान में राज्यपाल के पद की प्रासंगिकता को समझाइए, राज्यपाल के पद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या इसका पद जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपसे अगर पूछेगा तो फिर हम इस पॉइंट को लिखेंगे। क्योंकि राज्यपाल के पद को समाप्त करने के लिए भी आलोचक सुझाव देते हैं। इन सब के बावजूद भी राज्यपाल का पद क्यों महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय संविधान, हमारी शासन प्रणाली में, उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। फिर राज्यपाल राज्य संबंधों में टकराव, संघर्ष, विवाद, ऐसे अगर प्रश्न पूछता है तो फिर हम इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसमें हम बिहार के विशेष संदर्भ को लेकर पढ़ेंगे। जैसा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है कि राज्यपाल की भूमिका को बिहार के संदर्भ में बताइए, तो वहां पर राज्यपाल राज्य संबंध के बीच जो विवाद हमेशा से चला आ रहा है, उन विवादों के पीछे के कारणों को लिखना है और उसमें बिहार के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको बताने थे। अच्छा, राज्यपाल और राज्य के संबंधों में जो विवाद है, इसके समाधान हेतु जो सुझाव दिए गए हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, चाहे वो सरकारी आयोग हो, पूंछी आयोग हो, और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय हैं, चाहे वो शमशेश्वर बनाम वाद हो, या फिर इसके अलावा भी कई सारे वाद हैं। अभी हम आगे जब इस पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे और विवादों के समाधान और सुझाव को देखेंगे तो वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णयों के बारे में भी जानेंगे, जो आपके प्रश्न को क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, आपके प्रश्न को एनरिच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आप आगे की राह जब समाधान लिखें तो जरूर उनको बताएं। इससे लिखने से आपका जो उत्तर है वो औरों से अलग बनता है और एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स भी देता है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ कवर करेंगे, लास्ट में एक निष्कर्ष। तो ओवरऑल राज्यपाल का जो टॉपिक है पूरा यहाँ पर कवर करने वाला है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए पेशेंस के साथ थोड़ी देर इसको अच्छे से बैठकर कॉपी पेन लेकर बैठिए और अच्छे से देखिए, इसको समझिए। बाकी जो बच्चे संकल्प बैच में उनको नोट्स प्रोवाइड ही हो जाएगा, तो वो इसका रिवीजन कर लेंगे। पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे प्रश्न इसमें किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, भारतीय संविधान में यथा निर्दिष्ट राज्य के राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, बिहार के विशेष संदर्भ में उदाहरण देकर इनको आपको बताना होगा। तो इस तरीके का एक प्रश्न बन सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों तथा विशेष दायित्वों का स्वरूप और विस्तार समझाइए। अगला प्रश्न हो सकता है, राज्यपाल की नियुक्ति करने ना कि उनको चुनने के पीछे क्या तर्क दिए गए थे, आपको उन तर्कों को बताना होगा। तो ये सभी प्रश्न आप शानदार तरीके से लिख पाएंगे, बस आप इस क्लास को अंत तक देख लीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राज्यपाल की इस टॉपिक में क्या भूमिका होगी। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। यानी जो आपका भाग 6 है संविधान का और अनुच्छेद 153 से 167 तक जो उपबंध हैं उसमें राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। इस राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता शामिल है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल का कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। तो हमने इंट्रो पार्ट में सबसे पहले राज्यपाल का पद संविधान में कहाँ पर उपबंधित है इसको बता दिया कि भाग 6
के अनुच्छेद 153 से 167 तक। दूसरा हमने बता दिया राज्यपाल का जो कार्य है वो संविधान में क्या है, तो एक तरफ तो वो राज्य के कार्यों का उत्तरदायित्व तो संभालता है, दूसरी तरफ चूंकि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो ऐसे में राज्यपाल का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी हो जाता है। तो इस तरह देखें तो राज्यपाल का जो पद है वो दोहरी भूमिका निभाता है, एक तरफ राज्य के दायित्वों को संभालता है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये राज्य में कार्य करता है। अच्छा, यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट हमने दिया है कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इस चीज को याद रखना कि मूल संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और इसके अनुसार अब जो है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इस चीज को आप याद रखना। अब हम इसके दूसरे सेक्शन को देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वे अनुच्छेद 155 के तहत होती है। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, ना तो प्रत्यक्ष तरीके से ना ही अप्रत्यक्ष तरीके से। इसे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से इसकी नियुक्ति करता है। तो इस तरीके से जो राज्यपाल का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राज्यपाल का कार्यालय भी निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। जब राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यपाल को हटा भी सकता है। तो व्यवहारिक रूप से राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जा रहा है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यालय 5 वर्ष का होता है, परंतु उसे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसका पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस पद को अधिक सशक्त बनाने की अनुशंसा की। तो ऐसे में राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। तो राज्यपाल और राज्य की जो सरकार है इनमें हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जब खासकर डबल इंजन की सरकार नहीं होती है, केंद्र सरकार में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार होती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार कभी कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राज्यपाल की मदद से केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं उसको सीमित करने का प्रयास करती है, या राज्य सरकार में जो है राज्य में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने की कोशिश करती है राज्यपाल के द्वारा। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर अपने सुझाव क्या दिए थे कि इस पद को अधिक सशक्त बनाने की अनुशंसा की जानी चाहिए, और इसी तरह पूंछी आयोग ने 2007 में इस संबंध में अनुशंसा की थी कि राज्यपाल के पद के साथ राजनीतिक फुटबॉल की तरह होने वाले व्यवहार को रोका जाना चाहिए। इस पद के कार्यकाल को नियत किया जाना चाहिए ताकि इसके राजनीतिकरण को रोका जा सके। तो हमने प्रशासनिक सुधार आयोग और पूंछी आयोग की इन सिफारिशों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार समिति 1969 में जो गठित हुई थी, इसने भी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए थे। जैसे पहला सुझाव दिया था कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य किया जाना चाहिए। यानी जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो जब भी राज्यपाल को नियुक्त किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, तो संबंधित जो राज्य सरकार होती है, संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, उससे सलाह लेना चाहिए राष्ट्रपति को जब भी वो राज्यपाल को अपॉइंटमेंट करे। ऐसा राजमन्नार समिति की सिफारिश में कहा गया था। दूसरा, यदि मुख्यमंत्री इस नियुक्ति से असहमत हो तो उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो राजमन्नार समिति ने 2 सिफारिशें की कि जब भी राष्ट्रपति राज्यपाल को अपॉइंटमेंट करे तो मुख्यमंत्री से सलाह ले। अगर मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त
नियुक्त होने के संबंध में असहमत हो तो फिर राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और उपर्युक्त दोनों सुझावों का केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग जो 1983 में गठित हुई थी, पूंछी आयोग 2007 में जो गठित हुई थी, इनके द्वारा भी समर्थन किया गया था। हालांकि व्यवहार में इनका अनुपालन शायद ही कभी किया गया हो। तो इस तरह हमने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देखा कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, और राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके समाधान हेतु जो सुझाव दिए गए हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, चाहे वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव हो, पूंछी आयोग का हो, सरकारिया आयोग और राजमन्नार समिति, इन सब ने क्या कहा कि राज्यपाल का जो कार्यालय है वो बेसिकली केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य ना करे, बल्कि वो किस तरीके से काम करे, सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए जिस उद्देश्य के साथ राज्यपाल के पद को संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। अब एक सवाल और उठता है कि आखिर राज्यपाल का जो पद है इसको केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा क्यों अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्यों राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है? जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, वैसे क्या राज्यपाल का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान में उपबंध जोड़कर नहीं किया जाना चाहिए? क्या संविधान सभा में इस बात को लेकर बहस नहीं हुई होगी? तो ऐसा नहीं है, बहस हुई होगी और संविधान विशेषज्ञों ने इसके पीछे तर्क भी दिए थे, और वो तर्क कौन से हैं इस चीज को हम देख लेते हैं। तो निर्वाचन के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को आखिर क्यों अपनाया गया, इसके पीछे क्या तर्क थे, ये देखते हैं। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के लिए निर्वाचन की बात उठी, हालांकि संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल के विचार को त्याग दिया तथा संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाने का प्रावधान किया। इस तर्क के पीछे निम्नलिखित कारण बताए गए थे। सबसे पहला, राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। तो पहला तर्क क्या दिया जाता है कि अगर राज्यपाल का हम प्रत्यक्ष निर्वाचन करेंगे तो भारत की जो शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था है वो इसके खिलाफ होगा। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो नाम मात्र प्रमुख होता है वो राज्यपाल राज्य में होता है और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। जो वास्तविक शक्ति होती है वो निर्वाचित सरकार के पास होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री केंद्र में होता है और राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो ऐसे में अगर राज्यपाल का भी हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराएंगे तो उसको जो शक्ति मिलेगी वो लोगों के द्वारा मिल जाएगी। लोग उसको अगर चुनाव के माध्यम से चुनेंगे तो ऐसे में जो संसदीय व्यवस्था की प्रणाली है नाम मात्र और वास्तविक प्रमुख वाली, वो इसके खिलाफ हो जाएगा। राइट। तो पहला तर्क तो यही दिया गया कि संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो जाएगा अगर राज्यपाल का हम प्रत्यक्ष निर्वाचन करेंगे। दूसरा तर्क दिया जाता है कि राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के चुनाव की जटिल व्यवस्था और अत्यधिक धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो पूरी एक जटिल व्यवस्था है चुनाव की, पूरी एक एनर्जी लगानी पड़ती है चुनाव कराने के लिए, पूरा एक आप जानते हैं सिस्टम बैठाना पड़ता है, उसमें काफी समय लगता है और काफी धन भी खर्च होता है। तो तर्क क्या दिया गया कि राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख है, तो ऐसे में निर्वाचन की जो जटिल व्यवस्था और उसके पीछे जो अत्यधिक धन खर्च किया जाएगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए हम राज्यपाल के पद का जो चुनाव है उसको त्यागते हैं, उसकी जगह पर हम इसको अपॉइंटमेंट करेंगे। राइट। तीसरा तर्क क्या दिया गया राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कि एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, तो वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। सीधी सी बात है, अगर राज्यपाल का चुनाव होता है चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो, जब चुनाव होगा तो वो किसी दल से जुड़ा होगा। अगर राज्यपाल किसी दल से जुड़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो निष्पक्ष और फिर निस्वार्थ रूप से कार्य नहीं कर पाएगा, वो अपने पार्टी के लिए अपने दल के लिए कार्य करेगा। तो ये तर्क भी दिया जाता है। चौथा तर्क क्या दिया जाता है, निर्वाचित राज्यपाल चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही परिस्थितियों में उसका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना संभव नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में राज्यपाल जनता का एक प्रतिनिधि होगा जो कि राज्य की जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करेगा। यानी अगर राज्यपाल के पद को चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम निर्वाचन की व्यवस्था कर देंगे तो जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की अपॉइंटमेंट करने का जो हम सोच रहे हैं कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले, राज्य की जो सरकार है वो विधि के अनुसार और संवैधानिक शासन प्रणाली के अनुसार कार्य करे, और वैसा ना करने पर केंद्र सरकार समय समय पर राज्यपाल समय समय पर केंद्र सरकार को ये सूचना दे। अगर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है या फिर केंद्र के जो निर्देश है उनके अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है तो फिर वहां पर
कैसे शासन व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसे में राज्यपाल एक कड़ी के बीच काम करेगा, जो कि राज्य सरकार के ऊपर क्या रखेगा, नजर रखेगा कि राज्य की सरकार जो है वो केंद्र के निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करे। तो अगर राज्यपाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो वो फिर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो संबंधित राज्य की जनता के द्वारा चुना गया होगा, तो उसकी जो जवाबदेही होगी वो अपनी राज्य की जनता के समक्ष होगी, न कि केंद्र सरकार के समक्ष। तो ये एक तर्क दिया जाता है कि दोनों ही स्थिति में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करें, तो अगर हम चुनाव कराते हैं राज्यपाल का, तो फिर ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि राज्य की जनता से अपनी शक्ति इसको मिलेंगी और फिर वो राज्य की जनता के प्रति ही जवाबदेह होगा। राज्य और संघ के मतभेद की स्थिति में निर्वाचित राज्यपाल की केंद्र सरकार के एक उपयुक्त साधन के रूप में कार्य करने की संभावना समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की व्यवस्था से राज्य पर केंद्र का नियंत्रण भी बना रहेगा, यानी राष्ट्रपति अगर इसको अपॉइंटमेंट करता है तो राज्य पर जो है केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। तो इन सब के कारण जो है राज्यपाल का जो पद है उसको नियुक्ति के संबंध में इंट्रोड्यूस किया गया, ना कि निर्वाचन के संबंध में। तो ये सभी तर्क बताए गए थे राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कि उसका क्यों केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट के कई समाधान हैं। समाधानों में हमने डिफरेंट डिफरेंट आयोगों की सिफारिशों को देखा। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, तो आप जो है इसके बारे में अच्छे तरीके से अब लिख सकते हैं। राइट, अब चलते हैं अगले अपने सेगमेंट पर। अगला सेगमेंट हमारा था राज्यपाल की शक्तियां और उसके कार्यों की। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। यानी जैसे राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, वैसे राज्यपाल को भी ये शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपातकाल की जो उद्घोषणा करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को ही मिली हुई है। बाकी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे में सैन्य और आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को मिली हैं वो राज्यपाल के पास नहीं है। इन सब के अलावा राष्ट्रपति के अनुरूप राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और विवेकाधीन शक्तियां हैं। अब एक एक करके हम इन शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की हम कार्यकारी शक्ति को देखते हैं। जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य की समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ऐसा अनुच्छेद 154 में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल इनका प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के ही नाम से होते हैं। तो ये चीज याद रखना कि अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी और राज्य के जितने कार्य होते हैं वो बेसिकली राज्यपाल के ही नाम से होते हैं। तो ये एक कार्यकारी शक्ति राज्यपाल की हो जाती है कि प्रमुख कौन है, औपचारिक रूप से राज्यपाल ही है। हालांकि जो वास्तविक शक्ति है वो मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है, लेकिन जो भी राज्य सरकार कार्य करती है अपने, वो राज्यपाल के नाम से करती है। तो ये चीज आप याद रखना, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य अधीनस्थ मंत्रियों और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। मंत्री तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कार्यकारी शक्तियों में बेसिकली हम राज्यपाल के कार्य देखेंगे। पहला कार्य तो देख लिया कि वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है और जो भी कार्य किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। दूसरा कार्य हमने देख लिया कि राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। मंत्री तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें तथा कार्य अवधि निर्धारित करता है। हालांकि राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। तो ये चीज याद रखना, राज्यपाल ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। अच्छा, निर्वाचन आयुक्त एक अलग होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अलग होता है। ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है बेसिकली जो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिका के, तो ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल करता है। हालांकि इसको राज्यपाल हटा नहीं सकता है, हटाने का जो प्रावधान है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है।
राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी नियुक्त करता है। जैसे राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्त करता है, वैसे राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त करता है। लेकिन इसमें भी एक चीज याद रखना कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, इनको हटाया केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही जा सकता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। वह मुख्यमंत्री से राज्य के किसी भी प्रशासनिक मामले या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी मुख्यमंत्री जो कार्य करता है, तो उसके कार्यों के संबंध में जो प्रशासनिक और विधायी कार्य होंगे, तो उस संबंध में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री से उसके बारे में जानकारी ले सकता है। अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो 356 के तहत राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति को नियुक्त करता है। इस चीज को याद रखें, कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में भी इस तरीके के फैक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस मेंस की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल मेंस के लिए ही फायदा होगा, क्योंकि इसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो सभी प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो याद रखना, इसके कार्यकारी शक्तियों में जो एक इम्पॉर्टेंट कार्य ये भी है कि ये विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है और कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। और इसके साथ ही जो राज्य के विश्वविद्यालय के जो कुलपति होती हैं, उनको ये अपॉइंटमेंट भी करता है। तो ये हो गई राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बाद अब हम इसकी विधायी शक्तियों को देखते हैं। विधायी शक्तियों में बेसिकली हम कौन सी शक्तियां देखेंगे? विधि। विधि कौन बनाता है? जैसे केंद्र में संसद विधि बनाती है, वैसे राज्य में विधानमंडल विधि बनाती है। और विधि बनाने में विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल की विधि बनाने में क्या भूमिका होती है, उस चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे वहां देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में जब विधेयक पारित हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षरित करने के लिए अंतिम रूप से जाता है। जब तक राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं कर देता है, तब तक विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनता है। वैसे ही राज्य में भी जब विधानमंडल के द्वारा विधेयक पारित हो जाता है, तो राज्यपाल के पास जाता है अंतिम रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए। जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तभी अधिनियम बनता है। तो वो सभी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियां और कार्य हैं। पहली शक्ति क्या है विधायी शक्ति? कि राज्य का राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विधानसभा को विघटित कर सकता है। सत्र आहूत और सत्रावसान से क्या मतलब है? यानी जब भी विधानसभा का पहला सत्र शुरू होता है, तो उसको जो आहूत करता है, उसकी जो उद्घोषणा या अभिभाषण करता है, वो राज्य में संबंधित राज्यपाल करता है। जैसे हम लोग केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा देखते हैं, जब भी नई लोकसभा का गठन होता है या जब भी लोकसभा का नया सत्र चलता है, तो उसका जो अभिभाषण होता है या उसको शुरू जो करता है, वो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के माध्यम से करता है। वैसे राज्यपाल भी विधानसभा के सत्र को आहूत करता है। जब सत्र खत्म हो जाता है, सत्र समाप्त हो जाता है, तो उसका सत्रावसान भी करता है। और वो विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, यदि विधानसभा में संबंधित जो मंत्रिपरिषद होती है, जब वो अपना विश्वास मत खो देती है या फिर जो सरकार होती है वो अपना बहुमत खो देती है, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल जो है विधानसभा को विघटित भी करता है। और दूसरा विघटित करने का एक और भी कारण बनता है, जब विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है वो समाप्त हो जाता है। तो विधानसभा को विघटित करना और नए सत्र को संबोधित करना, और उस सत्र को जब समाप्त होता है उसको कहते हैं सत्रावसान। तो ये सारी चीजें राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जब किसी विधानसभा के द्वारा या विधानमंडल जहां पर मंत्रिपरिषद है, तो वहां जब विधेयक को पारित किया जाता है, विधानमंडल में जब किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो पारित होने के पश्चात राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल इस स्थिति में विधेयक के संबंध में उसके पास कई विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि जो विधेयक उसके पास आया है वो उस पर जो है स्वीकृति दे दे। स्वीकृति दे देगा तो विधेयक वो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा एक और उसके पास विकल्प होता है कि वीटो पावर लगा के वो उस विधेयक पर जो है अपनी स्वीकृति को रोक दे। तीसरा उसके पास विकल्प होता है कि विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो, क्योंकि धन विधेयक अगर राज्यपाल के पास आता है तो उस पर जो है स्वीकृति देना उसके लिए बाध्य हो जाता है। क्यों बाध्य हो जाता है? क्योंकि राज्यपाल की पूरे स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में धन विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य कोई सामान्य विधेयक आता है तो फिर विधानमंडल के पास उसे पुनर्विचार के लिए भी राज्यपाल भेज सकता है। विधेयक को एक चौथा विकल्प राज्यपाल के पास और होता है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। अगला उसकी क्या विधायी शक्ति है, ये तो हमने विधेयक के संबंध में देख लिया। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है। छठा भाग मतलब 1/6
1/6 जो विधान परिषद के कुल सदस्य होते हैं उसका 1/6 जो सदस्य होंगे उनको वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, और जो अपॉइंटमेंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा वो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान रखने वाले या उसका व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा का विशेष ज्ञान या इसका व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 1/6 व्यक्ति को विधान परिषद के कुल सदस्यों का जो 1/6 भाग होता है उसको जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 213 के तहत वह राज्य विधानमंडल का जब सत्र नहीं चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। विधानमंडल के पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर इसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है। इस अवधि के पश्चात स्वीकृति न मिलने की स्थिति में वह प्रभाव में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम संसद के बारे में पढ़ते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में नहीं होती हैं तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति कोई राष्ट्र के संबंध में अगर जरूरी हो तो कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश के पास वही शक्ति होती है जैसे एक विधेयक की होती है। हालांकि ये जो अध्यादेश होता है को जब भी सत्र शुरू होगा तो उसके द्वारा इसको क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है। तो वैसे ही राज्य में भी जब विधानमंडल के दोनों सत्र में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में जब राज्य के लिए जरूरी हो कोई कानून तो उसके लिए राष्ट्रपति माफ कीजिए राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो सत्र के बीच जो मैक्सिमम अवधि होती है वो कितनी होती है, 6 माह की। तो 6 माह के बाद तो सत्र आहूत होगा ही। तो ऐसी स्थिति में जब 6 माह के बाद पुनः सत्र बैठेगा तो उस सत्र में इस अध्यादेश को पारित करना पड़ेगा। अगर उस अध्यादेश को पारित नहीं किया जाता है तो 6 सप्ताह के भीतर वो जो अध्यादेश है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर प्रीलिम्स एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि किसी अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि क्या हो सकती है तो 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम सत्र के बीच का जो गैप होता है वो 6 माह का होता है। मान लीजिए आज किसी अध्यादेश को राज्यपाल ने इंट्रोड्यूस किया और विधानसभा भंग हो गई तो विधानसभा मैक्सिमम 6 माह बाद जो है फिर से उसका सत्र चलेगा। जब उसका सत्र चलेगा 6 महीने के बाद तो उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर ही या तो विधानसभा उसको पारित कर देगी तो वो फिर परमानेंट कानून बन जाएगा। अगर इस 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा के द्वारा इस अध्यादेश को पारित नहीं किया जाता है तो स्वतः ही वो समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखना कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत राज्य विधानमंडल का जब सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अध्यादेश की अवधि मैक्सिमम क्या हो सकती है तो 6 माह 6 सप्ताह। क्योंकि विधानमंडल के पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर इसे स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। इस अवधि के पश्चात स्वीकृति न मिलने की स्थिति में वो अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के पश्चात वह इसका निर्णय करता है। यानी विधानमंडल के जो सदस्य हैं जब उनका चुनाव किया जाता है तो अगर उनकी निर्भरता चुनाव किया जाता है और चुनाव के लिए उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, यानी कोई सदस्य की क्वालिफिकेशन क्या होगी ये डिसाइड होती है तभी वो चुनाव लड़ पाता है। लेकिन अगर उसकी क्वालिफिकेशन के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग से जो है राज्यपाल विचार विमर्श कर सकता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है क्या करना है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को भी राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये इसके कुछ विधायी कार्य हो गए। अब हम देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या होती है, यानी पैसे के मामले में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। तो राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। तो राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही विधानमंडल में इंट्रोड्यूस होता है। तो राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कोई धन विधेयक राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसीलिए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं लौटाता है, उस पर जो है अपनी स्वीकृति देना उसके लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद ही किसी धन विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसी तरह के अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। तो अनुदान की जो मांग होती है वो राज्यपाल की सहमति के द्वारा ही की जा सकती है। अगर राज्यपाल की सहमति नहीं होगी तो अनुदान की मांग को विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। वह किसी
अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि अग्रिम प्राप्त कर सकता है। यानी मान लीजिए कोई बजट आया और बजट के अलावा भी अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो उस आकस्मिक निधि को जो है राज्यपाल की अग्रिम अनुमति के द्वारा ही खत्म किया जाएगा। तो जो आकस्मिक निधि होती है वो अग्रिम प्राप्त कर सकती है सरकार, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी होती है। तो वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि को जो है अग्रिम प्राप्त कर सकती है। पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात एक राज्य वित्त आयोग का गठन भी करता है। जैसे एक राष्ट्रीय स्तर पर वित्त आयोग होता है जो केंद्र सरकार राज्यों के बीच फाइनेंस को बंटवारा करता है, उसी तरीके से जो पंचायती सिस्टम है, जो स्थानीय स्वशासन है, इनके लिए जो फाइनेंस की जो व्यवस्था की गई है तो उसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। जैसे स्थानीय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंटमेंट किया जाता है, वैसे ही स्थानीय जो स्वशासन है, पंचायत और नगर पालिका, इनके लिए फाइनेंस की सिफारिश करने के लिए, इनके फाइनेंस की व्यवस्था के लिए राज्यपाल जो है एक राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है 5 वर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अब राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है, यानी जो राज्य सूची से जुड़ा हुआ विषय होगा, तो उस विषय के संबंध में अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध किया है और उसको न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है, तो उस व्यक्ति के संबंध में राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। उस दंड के प्रावधान को क्षमा कर सकता है वो, या उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार व लघुकरण की शक्तियां उस दंड के संबंध में राज्यपाल को मिली हुई हैं। अब इनका एक एक मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसको दंड दिया जाता है तो राज्यपाल उस दंड को क्षमा कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को क्षमा किया जाता है, इसका मतलब है कि दंड और बंदीकरण दोनों को यहाँ से हटा लिया जाता है, व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, उस पर जो भी केसेस होते हैं उनसे पूरी तरीके से उसको बरी कर दिया जाता है। दूसरा जो लिखा है प्राविलंबन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिव्यू। प्राविलंबन का मतलब होता है कि किसी दंड पर जो है अस्थायी रोक लगाना। हालांकि यहाँ पर एक चीज याद रखना कि राज्यपाल को जो है मृत्यु दंड के संबंध में विशेष अधिकार नहीं है, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के पास है। लेकिन हाँ, अभी हम आगे देखेंगे कि मृत्यु दंड के संबंध में भी राज्यपाल को परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। मृत्यु दंड को पूरी तरीके से क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो प्राविलंबन का मतलब यही होता है कि किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। विराम का क्या मतलब होता है? विराम का मतलब होता है दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। जैसे कोई महिला है, मान लीजिए वो गर्भावस्था में है, तो उस स्थिति में उसकी सजा को जो है कम किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है, तो वैसी स्थिति में भी उस सजा को कम किया जा सकता है। तो विराम का मतलब सीधा होता है कि दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, और ये कम कौन करता है? तो राज्यपाल कर सकता है। दूसरा होता है परिहार। जब किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध ठहराया जा चुका है और वो दोषी व्यक्ति राज्यपाल के पास जो है अपनी याचिका लेकर जाता है, या उस दोषी व्यक्ति से संबंधित कोई वकील या उसका कोई भी प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल के पास जाता है और सिफारिश करता है, तो राज्यपाल जो है उस दोषी व्यक्ति के लिए परिहार का उपबंध कर सकता है। परिहार का मतलब क्या होता है? दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना समयावधि को जो है कम करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया और उसको जेल में जो है कड़ा दंड दिया गया कि आपको क्या करना है, सबके लिए जो है खाना बनाना है या पत्थर तोड़ना है, या ऐसा जटिल कार्य है। क्योंकि सजा में क्या की जाती है कि सजा में परिहार भी होता है। जो जितना ज्यादा खराब काम किया होता है, जो जितना ज्यादा बड़ा अपराधी होता है, जिसने बड़ा अपराध किया होता है, तो उसको वहां पर उसी तरीके से ट्रीटमेंट भी किया जाता है, उसको कठिन कार्य किए जाते हैं। तो क्षमादान शक्तियों में जो परिहार का मतलब होता है कि वहां पर दंड के स्वरूप को नहीं बदला जाता है। जो कार्य सुनिश्चित कर दिया गया वो कार्य तो आपको जेल में करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपकी समयावधि को कम कर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है? लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि दंड के स्वरूप बदल दिया जाता है। यानी आपको कोई कड़ा काम दिया गया है, कोई कठिन काम जेल में दिया गया है, तो उस कठिन काम को थोड़ा सा आसान कर दिया जाता है, आसान काम दिया जाता है, लेकिन समयावधि को नहीं कम किया जाता है। तो लघुकरण में
दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है, हालांकि समय अवधि वही रहती है। तो इस तरीके से क्षमादान शक्तियां हमने राज्यपाल की देखी, उनको समझा। क्षमा का क्या मतलब होता है? क्षमा का मतलब होता है कि दंड बंदीकरण दोनों को हटा लिया जाता है, व्यक्ति को पूरी तरीके से यहाँ से मुक्त कर दिया जाता है। प्रविलंबन का क्या मतलब होता है? किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा दिया जाता है। विराम का मतलब क्या होता है? दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। परिहार का मतलब होता है दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी समयावधि को कम करना। लघुकरण का मतलब होता है दंड स्वरूप को बिना बदले दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है, समय अवधि यहाँ पर वही रहती है। तो यद्यपि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियों से समान है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों से कुछ मामलों में इसकी क्षमादान शक्तियां भिन्न भी हैं। अब भिन्न किस मामले में है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मामला होता है मृत्युदंड के विषय में। मृत्युदंड के विषय में राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने का अनन्य अधिकार है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो अनन्य रूप से जो है उसको हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही। अगर आपको मृत्युदंड दिया गया है तो उसको पूरी तरीके से कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल के पास ऐसा अधिकार नहीं है। हालांकि मृत्युदंड को निलंबित करने, परिहार करने एवं लघुकरण करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। सैन्य न्यायालय के विषय में, यानी अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा आपको कोई सजा दी जाती है तो उस संबंध में राष्ट्रपति के पास ही उस न्यायालय के द्वारा दिया गया जो दंड है उसको बदला जा सकता है। राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो सैन्य न्यायालय के विषय में राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां सैन्य न्यायालय द्वारा प्रदत्त सजा के मामले में भिन्न होती हैं। जहां राष्ट्रपति को क्षमा करने, लघुकरण, परिहार, निलंबित करने का अधिकार है, वहीं राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर किसी को सजा दी जाती है तो उस सजा को केवल राष्ट्रपति ही बदल सकता है। राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो हमने क्षमादान शक्ति देख ली है राज्यपाल की, और समाधान शक्तियों में कुछ समाधान शक्तियां राष्ट्रपति से कैसे भिन्न है मृत्युदंड के मामले में, और सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा के मामले में, वो भी हमने देख लिया। अगर प्रश्न कभी पूछ लिया जाए तो अब आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। अब हम राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को पढ़ लेते हैं। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो आर्टिकल 163 के तहत बताई जाती हैं। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि दो प्रकार की परिस्थितियों में राज्यपाल से मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अर्थात अपने विवेकाधिकार से कार्य करने की उपेक्षा की गई है। यानी राज्यपाल जो अपने कार्य करता है वो बेसिकली राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करता है। जैसे राष्ट्रपति हम देखते हैं कि केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर काम करता है, उसी तरीके से राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। लेकिन ऐसी दो परिस्थितियां हैं जहां पर राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार काम करता है। उसमें पहली है संविधान और संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति से जो प्रत्यक्ष रूप से उसको प्राप्त है। दूसरी, जहां संविधान ने राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो कुछ शक्तियां जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो संविधान और संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति के अनुसार इसको मिली हुई हैं, और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो संविधान ने राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए दिए हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त जो राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां हैं उनमें पहला शामिल है मुख्यमंत्री का चयन करना। जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है, बहुमत जब मिलता है तो फिर बहुमत जो होता है, बहुमत का जो दल होता है वो अपने नेता को चुनता है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन होती है कि मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत ना मिले। जैसे अभी मान लीजिए चुनाव हुआ था, चुनाव हुआ और चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बहुमत का मतलब क्या होता है कि विधानसभा राज्य में है तो विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसका 50% प्लस 1। अगर 50% 1 किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है, किसी भी दल को नहीं मिलता है, किसी भी गठबंधन वाले दल को नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री का चयन करे। और राज्यपाल विशेष रूप से जो सबसे बड़ा दल होता है उस बड़े दल के द्वारा जो मुखिया चुना जाता है उसको जो है मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि जब किसी भी दल को बहुमत न मिले तो वो मुख्यमंत्री का चयन करे। हालांकि उस दल को 6 माह के भीतर जो है बहुमत साबित करना पड़ता है। बहुमत नहीं साबित करने पर जो है फिर उस विधानसभा को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, फिर से चुनाव कराया जाता है। तो पहली तो एक कंडीशन ये हो गई विवेकाधिकारों में कि अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री का चयन जो है अपने विवेकाधिकार से राज्यपाल करता है। सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को
कहता है, यानी अगर बहुमत नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया गया इस कंडीशन में, तो फिर बहुमत जो है सिद्ध करना पड़ता है 6 माह के भीतर। राज्यपाल जो है ऐसा कहने को सरकार से कहती है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, कि अगर मान लीजिए राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों या केंद्र के निर्देशों के तहत कार्य नहीं कर रही है और राज्यपाल को लगता है कि यहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन को लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल कर सकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना, अनुच्छेद 200 के तहत, कि अगर मान लीजिए विधानमंडल के द्वारा कोई पारित विधेयक आता है तो राज्यपाल जो है आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित कर सकता है या उसका विवेकाधिकार है। पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाना भी इसका विवेकाधिकार है। विधानसभा को विघटित करना, मंत्रिपरिषद के अल्पमत होने पर राज्य विधानसभा में अगर विश्वास मत खो जाता है, विश्वास मत हासिल नहीं हो पाता है, तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ये सभी इसके विवेकाधिकार हैं। वह प्रशासनिक और विधायी मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के बारे में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना उसका विवेकाधिकार है। तो संवैधानिक रूप से जो उसको प्रदत्त विवेकाधिकार है वो हमने देख लिए हैं। अब राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए भी विवेकाधिकार शक्ति मिली हुई है। अनुच्छेद 371 से 371 जे के तहत राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में वह अपने स्वविवेक से निर्णय ले लेती है। तो अनुच्छेद 371 से 371 जे के तहत राष्ट्रपति के निर्देशों पर राज्यपाल को कुछ विशेष दायित्व सौंपे गए हैं। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए वो मंत्रिपरिषद से परामर्श ले सकती है। हालांकि मंत्रिपरिषद जो परामर्श देगी उसके लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होगी उन परामर्श को मानने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो अपने विवेकानुसार भी निर्णय ले सकती है। तो 371 से 371 जे के बीच कौन से मामले, एक बार इनको देख लेते हैं। 371 में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठावाड़ा और गुजरात के कच्छ और महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने संबंधी। 371 ए में बताया गया है नागालैंड का जो तोयनसांग नागा पहाड़ी है, यहाँ पर आंतरिक अशांति के कारण कानून एवं व्यवस्था के संबंध में निर्णय ले सकता है राज्यपाल। 371 बी के तहत असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निर्णय ले सकता है अपने विवेकाधीन के आधार पर राज्यपाल। 371 सी के तहत मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करने के संबंध में। अनुच्छेद 371 एच जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था के संबंध में। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक और हैदराबाद के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना के संबंध में वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है इन सभी के संबंध में कानून बनाने निर्णय लेने के मामले में। तो ये आर्टिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना। 371 ए में विशेष प्रावधान है महाराष्ट्र गुजरात के लिए। 371 में महाराष्ट्र गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान है। 371 ए में नागालैंड के लिए, 371 बी में असम में, सी में मणिपुर में, 371 एफ में सिक्किम में, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए और 371 जे में कर्नाटक और हैदराबाद के लिए विशेष प्रावधान है और इनके संबंध में निर्णय राज्यपाल लेता है अपने विवेक के आधार पर। तो ये हमने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां देखी संविधान प्रदत्त और जो उसको विशेष उत्तरदायित्व मिले हैं उसके संबंध में। इस तरह भारतीय संविधान में राज्यपाल कार्यालय जो है उसके संबंध में देखें तो भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका निभा रहा है। एक ओर तो वो राज्य का संवैधानिक मुखिया है, दूसरी ओर वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। अब हम राज्यपाल के पद की भूमिका और इसके महत्व और इसकी प्रासंगिकता, इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए उस संबंध में हम क्या लिखेंगे ये देख लेते हैं। राज्यपाल का कार्यालय पिछले 5 दशकों में सबसे अधिक विवादास्पद संवैधानिक पदों में से एक रहा है। यह विवाद 1959 में राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी के साथ शुरू होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर राज्यपाल की पद की भूमिका और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो इसकी भूमिका में पहले थोड़ा सा लिखेंगे कि जो राज्यपाल का कार्यालय है पिछले 5 दशकों से विवादास्पद है और ये जो
टकराव राज्यपाल और राज्य संबंधों में शुरू हुआ। ये टकराव शुरू होता है 1959 में, जब राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालिक राज्यपाल के द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी कर दी जाती है। इस विवाद ने 1967 में उत्तरी राज्यों में भी देखते हैं कई गैर कांग्रेसी सरकार उभरने के बाद से सबसे खराब रूप लिया। तो 1967 के बाद जब उत्तरी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार आई, तो उसके बाद में जो राज्यपाल और राज्य संबंध है, इसमें और भी विवाद देखने को हमें मिलना शुरू हो गया। क्योंकि जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है वो अलग अलग पार्टियों की होती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल की मदद लेती है। राज्यपाल चूंकि केंद्र सरकार का एक एजेंट के रूप में काम करता है, उसकी नियुक्ति ही केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो वैसे में फिर राज्यपाल और जो वहाँ की राज्य सरकार होती है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात हो जाती है। और ये विवाद कब बढ़ा? ये विवाद जब बढ़ा जब उत्तरी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी 1967 के बाद। कुछ ऐसे स्वर भी उठने लगे कि राज्यपाल एक गैर निर्वाचित औपचारिक प्रमुख है, उसकी कोई शासन में सक्रिय भूमिका नहीं है, इसलिए इस पद को समाप्त कर देना चाहिए। यद्यपि इस पद को समाप्त करने के कई सुझाव आए, परंतु राज्यपाल का पद अब भी हमारी संघीय व्यवस्था में प्रासंगिक बना हुआ है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका के रूप में कार्य करता है, और ये दोहरी भूमिका सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी अहम भूमिका हो जाती है। क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है राज्यपाल, केंद्र सरकार के बीच एक सेतु के रूप में राज्यपाल की भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है वो राज्यपाल का हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल एक तरीके से राज्य का प्रमुख है और दूसरी तरीके से वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के तौर पर भी राज्य में काम करता है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जोड़ने में, सहकारी संघवाद की भूमिका को बढ़ाने में राज्यपाल का सबसे अहम योगदान हो जाता है। और इसकी भूमिका में अब हम लोग यही सारी चीजें देखेंगे कि कैसे राज्यपाल जो है सहकारी संघवाद को बढ़ाने में या अन्य जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं देखेंगे, इसकी भूमिका और इसकी प्रासंगिकता के संबंध में क्या है। राज्यपाल द्वारा केंद्र को राज्य की संवैधानिक कामकाज की सूचना दी जाती है, और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के केंद्रीय जो राज्य के कार्य हैं वो केंद्रीय कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। तो एक भूमिका तो ये भी हो जाती है कि जो राज्य सरकार है वो विधि के अनुरूप और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम करे, और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप राज्य की सरकार काम करे, इसको सुनिश्चित करता है राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल सूचना देता है केंद्र को कि राज्य सरकार जो है, संबंधित राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर रही है नहीं कर रही है। अगर राज्यपाल केंद्र को ये सूचना दे देता है कि संबंधित राज्य सरकार जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो वैसी स्थिति में फिर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो राज्यपाल द्वारा केंद्र को राज्य की संवैधानिक कामकाज की सूचना देती है, और ये सुनिश्चित करती है कि राज्य के जो कार्य हैं वो केंद्रीय कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। दूसरा जो इसका महत्व हो जाता है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना। यानी राज्यपाल की जो अगली भूमिका है वो संविधान को संरक्षित, संविधान के परिरक्षण और संरक्षण करने का है। यह एक नाम मात्र शासक है, इसलिए नाम मात्र शासक के रूप में राज्यपाल राज्य में संवैधानिक संकट के समय शासन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। सरकार के विभिन्न स्तरों में अनौपचारिक रूप से विवादों के समाधान में उसकी भूमिका एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में एक शांति रक्षक की हो जाती है। तो नाम मात्र शासक है, तो जब राज्य में संवैधानिक संकट होता है, जब एक शासन में निष्क्रियता या शून्यता दिखाई पड़ती है, तो वैसे में राज्यपाल की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। राज्यपाल क्या करता है, विभिन्न स्तरों में औपचारिक रूप से विवादों के समाधान में उसकी भूमिका एक तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी तरफ क्या हो जाती है, जब राज्य की शासन व्यवस्था निष्क्रिय या शून्य हो जाती है, जब वहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो जो केंद्र सरकार होती है वो राज्यपाल की मदद से ही वहां की शासन व्यवस्था को चलाती है, वहां की शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्य करता है, सिवाय उन परिस्थितियों में जहां अपने विवेक के अनुसार कार्य करना अपेक्षित होता है। तो वैसे में तो राज्यपाल संबंधित राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके परामर्श से ही काम करता है, लेकिन अभी हमने ऊपर बताया जो उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां उसे अपने विवेक के अनुसार काम करना अपेक्षित होता है तो उस तरीके से काम करता है। तो इस तरह देखें तो वह राज्य सरकार के साथ समन्वय के माध्यम से अपने कार्यों को
संपादित करता है। राज्यपाल राज्य स्तरीय कार्यों और गतिविधियों में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप, सांप्रदायिक दंगों की स्थिति आदि में राज्यपाल का महत्व और भी बढ़ जाता है। यानी राज्यपाल की जो भूमिका है वो राज्य स्तरीय तो कार्य करता है, साथ ही उसकी भूमिका राज्य में जो है एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के रूप में भी हो जाती है। जब भी ऐसा कोई संकट का काम हो आता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर सांप्रदायिक दंगे हों, इनके समाधान के लिए राज्यपाल की भूमिका का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि राज्यपाल ही केंद्र को जो है सूचना देता है कि राज्य में ये सारी चीजें चल रही हैं, इनके समाधान हेतु अब आपको राज्य की राजनीति में, राज्य की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। पूंछी आयोग ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। पूंछी आयोग ने भी इस विशेष परिस्थितियों में इसके महत्व पर बल दिया है। तो राज्यपाल की हमने प्रासंगिकता या इसकी भूमिका के बारे में देख लिया है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका के संबंध में कुछ जुड़े विवाद भी हैं, कुछ आलोचनात्मक बिंदु भी हैं, जैसे लंबित निर्णय। लंबित निर्णय का क्या मतलब है? लंबित निर्णय का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए कोई विधेयक विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है। अब विधानमंडल के पारित होने के बाद वो अंतिम रूप से राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो विधेयक कानून या अधिनियम नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जब उस विधेयक को आरक्षित कर लेता है अपने पास, चूंकि राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा मैंडेटरी नहीं है कि वो कब तक अपने विधेयक पर जो है वो स्वीकृति देगा। तो राज्यपाल एक तो केंद्र का एजेंट होता है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि संबंधित राज्य में जो उसके अपोजिट है और उसके द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है जो उसकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, तो क्या कर सकता है, उस संबंध में जो निर्णय राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है वो हो सकता है कि फायदेमंद हो राज्य की जनता के लिए, क्योंकि जो सरकार होती है वो प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह होती है वहां की जनता से, लेकिन केंद्र सरकार का तो इससे कोई मतलब होता नहीं है। कभी कभी केंद्र सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस तरीके से राज्यपाल का जो है उपयोग करती है। जो राज्य के निर्णय होते हैं उनमें विलंब करवा देती है, समय के साथ जो है वो निर्णय लागू नहीं हो पाते हैं। तो ये एक राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक बिंदु हो जाता है, लंबित निर्णय, क्योंकि राज्यपाल यहाँ पर विधेयक को आरक्षित कर सकता है और कितने समय तक आरक्षित कर सकता है इसका कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय हैं वो लंबित हो जाते हैं। दूसरा, एक ये संघवाद के खिलाफ भी है। संघवाद के खिलाफ क्यों है? क्योंकि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य की सरकार जो है केंद्रीय निर्देशों के तहत काम करे या संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य नहीं कर रही, इसका क्या पैरामीटर है, तो ये कोई संविधान में सुनिश्चित नहीं है। तो राज्यपाल क्या करता है, अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट बना सकता है जो केंद्र सरकार उसको निर्देश दे, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है या राज्य की जो सरकार है उसको जो है भंग किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो एक तो ये संघवाद के खिलाफ भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण केंद्र सरकार का आ जाता है जब राज्य में आपातकालीन प्रावधान लगाया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति शासन के आधार पर लगाया जाए या फिर अन्य किसी कारणों की वजह से। तो एक तो ये संघवाद के खिलाफ भी इसकी भूमिका हो जाती है राज्यपाल की, क्योंकि राज्यपाल यहाँ केंद्रीय एजेंट के रूप में काम करता है। दूसरा, प्रशासनिक अकुशलता, विशेषता जहां राजनीतिक मतभेद हो। तो राजनीतिक मतभेद होने की स्थिति में हम प्रशासनिक अकुशलता देखते हैं, यानी राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, क्योंकि राज्य सरकारों में और केंद्र की सरकारों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जब पार्टियां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो राज्यपाल की भूमिका यहाँ पर शासन व्यवस्था को क्या कर देती हैं, कमजोर करती हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार जब राज्यपाल का इस्तेमाल करने लगती है तो राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको भी यहाँ पर धक्का लगता है, क्योंकि लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र कहता है लोगों की सरकार। और लोगों की सरकार कौन सी होती है? जो हमारा मुख्यमंत्री होता है राज्य का, क्योंकि हम ही उसको चुनते हैं। और जब वो केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही ऐसा सुनिश्चित कर देता है राज्यपाल। राज्यपाल एजेंट होता है केंद्र सरकार का। तो उस स्थिति में जो निर्वाचित सरकार है, निर्वाचित जो सरकार है उस पर जो है कंट्रोल किसका आ जाता है, राज्यपाल का, इनडायरेक्टली केंद्र सरकार के कहने पर। तो वैसी स्थिति में राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र के खिलाफ हो जाती है, वहां पर प्रशासनिक अकुशलता आ जाती है। तो एक ये बड़ा मुद्दा हो जाता है राज्यपाल की भूमिका का। और मुद्दा क्या हो जाता है, न्यायिक पालिका पर बोझ। न्यायपालिका का बोझ का क्या मतलब है? जब राजनीतिक मतभेद होता है राज्यपाल और संबंधित राज्य सरकार का,
तो उस मतभेद को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो वैसे में राज्य की जो सरकार है वो कहाँ जाती है, न्यायालय जाती है और अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रखती है कि राज्यपाल जो है वो इस तरीके का बायसनेस कर रहे हैं केंद्र सरकार के कहने पर। तो ऐसे में न्यायपालिका जब राज्यपाल और राज्य संबंधों पर विचार विमर्श करती है, उनकी याचिकाओं पर काम करती है, निर्णय लेने संबंधी जब उसके वाद विवाद को वहां पर छेड़ा जाता है, तो न्यायपालिका पर एक ये अतिरिक्त बोझ पड़ता है। न्यायपालिका के पास वैसे भी इतने सारे कार्य हैं और एक कार्य जो है न्यायपालिका में ये जुड़ जाता है, तो न्यायपालिका पर एक अतिरिक्त बोझ भी राज्यपाल का पद बना देता है। तो राज्यपाल की भूमिका के जो आलोचनात्मक बिंदु हैं ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं: लंबित निर्णय, संघवाद के खिलाफ, प्रशासनिक अकुशलता, विशेषतः जहां राजनीतिक मतभेद होते हैं, और न्यायपालिका पर ये अतिरिक्त बोझ बन जाता है। हालांकि राज्यपाल राज्य संबंधों में जो टकराव है इसके विवाद के कारणों को अब हम और भी डिटेल में देखेंगे बिहार के विशेष संदर्भ में। राज्यपाल राज्य संबंधों में टकराव, संघर्ष या विवाद का कारण कुछ भी पूछे, आपको यहाँ से ये पॉइंट लिखने होंगे। जब भी राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण आए तो महत्व को लिखेंगे, फिर उस भूमिका में कौन से मुद्दे हैं उन मुद्दों का आप जिक्र कर देंगे और उसके पीछे क्या कारण है। अब हम इन कारणों को देखते हैं और इसमें हम बिहार के विशेष संदर्भ को भी ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में बिहार का विशेष संदर्भ लिखना बहुत जरूरी है और एग्जामिनर आपसे पूछता भी है कि बिहार के विशेष संदर्भ में आप अपनी बात बताएं। वस्तुतः जहां एक और राज्यपाल का पद सहकारिता को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल की भूमिका केंद्र राज्य संबंधों के बीच संघर्षों का एक प्रमुख बिंदु भी बन गया है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है राज्यपाल राज्य संबंधों के टकराव का? पहला कारण है राष्ट्रपति शासन। अभी तक 100 से अधिक बार, और उसमें अगर बिहार का संदर्भ ले तो बिहार में ही केवल 8 बार शासन जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 और 69 तक, फिर दूसरी बार 1969 से 1970 के बीच में, 1972 में लगा, फिर 1977 में, 1980 में, 1995 में और 1999 में। तो ये 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इसके वर्ष आप याद रखिए, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में तो आप लिखेंगे ही। तो अभी तक 100 से अधिक बार पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है अनुच्छेद 356 के तहत। उसमें बिहार में ही 8 बार राष्ट्रपति शासन अलग अलग वर्षों में लगाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में राज्य का शासन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों का विफल हो जाना, जिस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि जब राज्य की सरकार जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम न करे तो उस स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। लेकिन जिस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, संवैधानिक तंत्रों के विफल हो जाने के संबंध में, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, केंद्र सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा देती है और ऐसा कई बार देखा गया है। राजनीतिक स्वार्थ हेतु किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को थोपा गया है, ऐसा कई बार पाया गया है। अब हम उदाहरण लेंगे बिहार के विशेष संदर्भ का। बिहार के विशेष संदर्भ में हम ऐसी ही घटना देखते हैं जब 22 मई 2005 की मध्यरात्रि को राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा को भंग कर दिया था। तो 2005 की मध्यरात्रि को राज्यपाल, जो बिहार के राज्यपाल थे तत्कालीन, उन्होंने विधानसभा को भंग कर दिया था। दरअसल उसी वर्ष फरवरी में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। बूटा सिंह ने तब राज्य में लोकतंत्र की रक्षा करने और विधेयकों की खरीद फरोख्त रोकने की बात कहकर विधानसभा को भंग करने का फैसला किया। और विधानसभा भंग करने के फैसला करने का मतलब क्या हो गया, वहां पर राष्ट्रपति शासन को इंट्रोड्यूस करना। विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया और विधानसभा को भंग कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ याचिका दायर की गई और फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह के फैसले को असंवैधानिक बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह का जो फैसला था संविधान सभा को भंग करने का 22 मई 2005 को, इसको असंवैधानिक बताया। और ऐसे कई मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य की विधानसभा जब भंग की गई तो उसको असंवैधानिक बताया गया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन का राजनीतिक स्वार्थ हेतु भी उपयोग किया जाता है। पहला कारण तो यही हो जाता है राष्ट्रपति शासन का। राज्यपाल राज्य संबंधों के विवाद का दूसरा कारण है राज्य विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में। राज्य विधेयक को स्वीकृति देने की कोई समय सीमा नहीं है अनुच्छेद 200 के तहत। यहाँ पर जो अभी हमने ऊपर बताया लंबित मामले के संबंध में कि विधेयक
कोई विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है, फिर अंतिम रूप से वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उस विधेयक के बारे में कई विकल्प होते हैं उसके पास, या तो उसको हस्ताक्षरित कर सकता है, या उस पर वीटो लगा सकता है, या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है अगर धन विधेयक नहीं है। और चौथा उसके पास क्या होता है शक्ति कि वो राष्ट्रपति के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है। ऐसी कंडीशन में जब राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयक को सुरक्षित रख लेता है या उस पर वीटो पावर लगा लेता है, तो जो विधेयक पारित किया जाता है विधानमंडल के द्वारा वो लंबित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राज्यपाल कब तक उस विधेयक के संबंध में अपनी स्वीकृति दे देगा। और जब वो राष्ट्रपति के विचारार्थ ही चला जाता है, तो उस स्थिति में विधेयक पर डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे में भी ये एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है राज्य सरकार और राज्यपाल के विवादों के बीच का, कि राज्य की सरकार कोई विधेयक लाती है और उस पर वीटो या उसे राष्ट्रपति के आरक्षित रखकर उस विधेयक को जो है लंबे समय तक क्या किया जाता है, रोक लिया जाता है। उस निर्णय को, उस कानून को राज्य में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा पाता है। क्योंकि जो राज्य सरकार होती है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी होती है, जनता को जवाब देना पड़ता है, जनता के प्रति वो जवाबदेह होती है। ऐसे में राज्य सरकार जो है कैसे कार्य करे, कैसे वो कानून बनाए, ये उसके लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब उसके बनाए गए कानूनों पर राज्यपाल क्या करता है, अपनी स्वीकृति को रोक देता है। राज्यपाल की नियुक्ति व हटाने की प्रक्रिया में खामियां भी हैं। अच्छा, अगर अब राज्य सरकार को लग रहा है कि ये केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, राज्यपाल जो है तटस्थ होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार जो है राज्यपाल को हटा भी नहीं सकती है, क्योंकि राज्यपाल को कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो पद धारण करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति व हटाने की प्रक्रिया में जो खामियां हैं, इसके कारण भी राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच आपको टकराव देखने को मिलता है। राज्यपाल का पद राजनीतिक हितों से नियुक्त किए जाने वाला एक पद है, केंद्र के एजेंट के रूप में। क्योंकि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। राज्यपाल द्वारा शक्तियां, विशेषता जो उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, इसके प्रयोग करने के दिशा निर्देशों का अभाव है। इन शक्तियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, विधानसभा को विघटित करना, विधानमंडल के संकल्पों को स्वीकृति देना शामिल है। ऐसे में राज्यपाल पर राजनीतिक रूप से शक्तियों का पक्षतापूर्ण तरीके से प्रयोग करने का आरोप लगता है। तो अभी हमने इसकी विवेकाधीन शक्ति देखी थी। उन विवेकाधीन शक्तियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राज्य के जो अन्य मंत्री होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करना, विधानसभा को भंग करना, ये सभी जो शक्तियां हैं उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। और राज्यपाल एक केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, उसके निर्देशों के अनुसार काम करे, ऐसी एक संभावना देखी जाती है। और राज्यपाल पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि राज्यपाल इस स्थिति में जब उसको विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना होता है, तो वह केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर काम करता है, और राजनीतिक रूप से हम देखते हैं उसकी शक्तियां जो हैं पक्षतापूर्वक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए हम बिहार का विशेष संदर्भ फिर यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हम बीपीएससी के लिए प्रश्न लिख रहे हैं, तो बिहार के एग्जाम्पल आपको देना बहुत जरूरी है। और एग्जामिनर भी आपसे बिहार के विशेष संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए कहता है। तो उदाहरण आप देंगे 2017 में जब राज्यपाल केसारीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो विवाद खड़ा हो गया था और राजद ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के सबसे बड़े दल के रूप में राजद के दावे को नजरअंदाज कर दिया। तो 2017 में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में अब राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री को जो है चयन करे, मुख्यमंत्री को नियुक्त करे। तो ऐसी स्थिति में अब राज्यपाल किसको अपॉइंटमेंट करेगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, तो केंद्र सरकार उसी पार्टी को अपॉइंटमेंट करती है जो उसकी पार्टी होती है। तो यहाँ पर देखा गया है 2017 में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल ने, जो तत्कालीन केसारीनाथ त्रिपाठी ने थे, उन्होंने नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री बनाया था। और राजद ने क्या आरोप लगाया था कि सरकार बनाने के जो उनका सबसे बड़ा दल था उसको जो है राज्यपाल ने नजरअंदाज किया। क्योंकि राज्यपाल को सामान्यतः क्या करना चाहिए, जो सबसे बड़ा दल होता है उस सबसे बड़े दल के मुखिया को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन ये उसका विवेकाधिकार होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। और इसीलिए देखा जाता है कि राज्यपाल ऐसी कंडीशनों में पक्षतापूर्ण तरीके से काम करता है, वो केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। केंद्र सरकार की जो पार्टी होती है, इस कंडीशन में हम देखते हैं उसी पार्टी की सरकार का जो दल होता है, उसी दल का जो मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। राइट। अगला क्या कारण है? आपसी मतभेद को दूर करने के लिए किसी विशेष तंत्र का अभाव है। मतभेद होने पर राज्यपाल और राज्य सरकार को किसी
प्रकार अपने मतभेदों को निपटना चाहिए, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है। यानी राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाए, इसका भी संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है। इसलिए जो विवाद होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जोइस के कार्यकाल में उनके और तत्कालीन राबड़ी देवी मंत्रिमंडल के बीच हमने देखा कि अक्सर गतिरोध देखा गया था। तो हमने यहाँ पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट बताए हैं, उन कॉन्फ्लिक्टों में हमने बिहार का विशेष संदर्भ दिया, चाहे बूटा सिंह के द्वारा 2005 में विधानसभा को भंग करना हो, या 2017 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया हो केसारीनाथ त्रिपाठी के द्वारा। राजद पार्टी जो उस समय अपने को सबसे बड़े दल के रूप में प्रेजेंट कर रही थी, उसको नजरअंदाज करके। फिर हमने बताया कि कैसे जोइस के कार्यकाल में राबड़ी देवी के मध्य जो है विवाद देखने को मिल रहा था, गतिरोध देखने को मिल रहा था, उसको हमने यहाँ पर बताया। अब हम देखेंगे विवादों के समाधान हेतु सुझाव क्या हो सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट आयोगों की सिफारिशों को देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले सुझाव में हम सरकारी आयोग के सुझाव देखते हैं, 1983 में जो दिए गए थे। सरकारी आयोग कहता है कि अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन की बात करता है का प्रयोग अत्यंत विषम परिस्थितियों में बहुत संयम और केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। यानी किसी राजनीतिक स्वार्थवश किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का जो मेन उद्देश्य है देश की एकता, अखंडता, और अगर कोई राज्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके तानाशाही तरीके से काम कर रही है तो उस स्थिति को रोकना, उसका समाधान निकालना राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रपति शासन को नहीं लगाना चाहिए। तो सरकारी आयोग के यही कहता है कि अनुच्छेद 356 जो है एक अंतिम विकल्प के रूप में यूज किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित होनी चाहिए। हमने इस बात का पहले ही जिक्र किया है। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना किसी ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में कई आयोग सिफारिश करते हैं कि राज्यपाल का जो पद है इसको हटाने के लिए जो प्रावधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, इसको हटाकर महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि राज्यपाल जो है वो तटस्थ होकर काम कर सके। पूछी आयोग ने सिफारिशें दी थी 2007 में। सिफारिश की थी कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए, उसकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महाभियोग का प्रावधान किया जा सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल को 6 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए कि क्या सहमति प्रदान की जाए या राष्ट्रपति के विचार हेतु इसे सुरक्षित रखा जाए। यानी विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक होता है उस पर एक समय सीमा निर्धारित किया जाए 6 माह, और 6 माह के भीतर राज्यपाल को निर्णय ले लेना चाहिए कि विधेयक को आरक्षित करना है या फिर उसको स्वीकृति देना है, ताकि जो विधेयक हो वो लंबे समय तक लंबित न हो, उस पर एक क्विक डिसीजन आ जाए। राज्यपाल के पद के संदर्भ में कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण निर्णय समय समय पर दिए हैं, जिसमें पहला मामला आता है शमशेर सिंह वाद 1974 का। शमशेर सिंह वाद 1974 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करे। यानी जो उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियों को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ऐसे में शमशेर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्यपाल केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा मामला था नवाब रेबियावाद 2016 का। नवाब रेबियावाद 2016, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो वो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी राज्यपाल अगर अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है अपने क्षेत्राधिकार और शक्तियों से परे, तो न्यायालय के द्वारा उसकी शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि कहीं वो केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार या एक बायसनेस होके तो नहीं कार्य कर रहा है, तटस्थ होके उसको कार्य करना है जो राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक जरूरी हो, जो संविधान सम्मत हो। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए और फिर बायसनेस होकर उन्होंने राज्य सरकार में वो इम्प्लीमेंट कर दिए, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नाभिया रेबियावाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तमिलनाडु राज्यपाल वाद 2023 में आया, भी लेटेस्ट मामला था, और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकता है। यानी अभी क्या होता है कि मान लीजिए राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए फिर से विधानमंडल के पास भेजा और विधानमंडल ने फिर उसको पारित करके राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल दूसरी कंडीशन में
एक तो होता है कि अगर पुनर्विचार के लिए आता है तो राज्यपाल मैंडेटरी हो जाता है उस विधेयक को क्या करने के लिए, स्वीकृति देने के लिए। लेकिन राज्यपाल के पास एक विकल्प और होता है कि वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख दे। राष्ट्रपति के विचारार्थ अगर उस विधेयक को आरक्षित रख दिया जाता है तो फिर वो विधेयक जो होता है वो लंबित हो जाता है। फिर राष्ट्रपति चाहता जब चाहेगा उस पर स्वीकृति दे देगा, नहीं तो वो रोककर उसको रख सकता है। यानी यहाँ पर तमिलनाडु राज्यवाद में 2023 का जो मामला था, इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अगर पुनर्विचार के बाद विधानमंडल राज्यपाल के पास किसी विधेयक को भेजती है तो फिर इस विधेयक को मैंडेटरी उसको स्वीकृति देनी होगी। अब वो उसको राष्ट्रपति के पास जो है विचारार्थ हेतु नहीं रख सकती है। ये यहाँ पर मामला दिया गया था, निर्णय सुनाया गया था। कुल मिलाकर अब लास्ट में एक निष्कर्ष पर आएंगे। कुल मिलाकर राज्यपाल का पद अत्यंत विवादास्पद होने के बावजूद यह केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय व सहकारी संघवाद को आधार प्रदान करता है। तो हमने यहाँ पर सभी चीजें राज्यपाल के संबंध में देख ली है। राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति से संबंधित कॉन्फ्लिक्ट, नियुक्ति क्यों इसकी की जाती है, क्यों इसका निर्वाचन नहीं किया जाता है। फिर हमने राज्यपाल की शक्तियाँ देखी। फिर राज्यपाल की शक्तियों के बाद राज्यपाल की भूमिका की प्रासंगिकता देखी, इसके महत्व के बारे में जाना, उसकी भूमिका से जुड़े हुए मुद्दों को देखा। फिर राज्यपाल राज्य संबंध के विवाद के बीच जो कारण हैं उनको एक एक करके पढ़ा। विवादों के समाधान हेतु जो आयोगों की सिफारिशें हैं, चाहे उसमें सरकारी आयोग हो, पूंछी आयोग हो, राज्य मन्नार समिति की सिफारिशें हो, उनको हमने देखा। फिर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय देखा और अंत में अब हम एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि कुल मिलाकर राज्यपाल का पद अत्यंत विवादास्पद होने के बावजूद यह केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय व सहकारी संघवाद को आधार प्रदान करता है। अतः दलगत राजनीति के दुरुपयोग से ऊपर उठकर इस पद को लेकर राज्य की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। इस संदर्भ में राज्यपाल के लिए एक आचार संहिता हो जिसमें कुछ मानदंड एवं सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं जो राज्यपाल के विवेकाधिकार और उसकी शक्तियों के दुरुपयोग हेतु मार्गदर्शन कर सके। यानी हमारा निष्कर्ष हमेशा एक भविष्य लक्ष्य होना चाहिए और संविधान सभा ने अगर कुछ बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा, तो उसको चैलेंज नहीं करना है कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। राज्यपाल का पद अभी भी इम्पोर्टेंट है, इसकी अभी भी प्रासंगिकता है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में। लेकिन हाँ, क्या किया जा सकता है, अब आप निष्कर्ष में बता सकते हैं कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग न हो, इसके लिए कुछ मानदंड और सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि राज्यपाल जब भी अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग करे, अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, तो उसको उसके लिए ये आचार संहिताएं, ये मानदंड, ये सिद्धांत उसको जो है दिशा निर्देश दें। बाकी जो आयोगों की सिफारिशें हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, उन सिफारिशों को भी हमको देखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष आने चाहिए, जो हमारे लोकतंत्र और हमारी संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करे, उन प्रावधानों को भी हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इस तरीके का आप निष्कर्ष लिखेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और अच्छे से पढ़िए। जो विद्यार्थी 71st बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए ईवोक आईएएस से जुड़े हुए हैं, उनको कंप्लीट नोट्स दे दिया गया है। आप लोग नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहें। शेड्यूल वाइज जो टेस्ट का परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा के अनुसार डे वाइज जो टॉपिक दिए जाते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, उनका शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस बनाएं, क्लासेस देखें और टेस्ट में जरूर शामिल हों ताकि पढ़ाई के साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहे। नए विद्यार्थी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। एक नॉमिनल फीस है। यहाँ पर आपकी कंप्लीट बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करा दी जाएगी, कंप्लीट नोट्स, क्लासेस और साथ ही वीकली सेक्शनल टेस्ट, जहां आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन और एक ऐसे लिखना होता है। टेस्ट के बाद आपकी कॉपी चेक की जाती है, उनके मॉडल आंसर आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। एक नॉमिनल फी है, फी स्ट्रक्चर वगैरह दिया गया है, एक बार आप इसे देख लें। 6306473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमारा पेमेंट नंबर भी है, इस पर आप पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको संबंधित ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा।